आपकी इस लेसन का जो नेक्स्ट लेसन है न्यू, उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन करना। प्रबंधन में आ जाता है उनका रख रखाव, उनका बचाव, उनको सही तरीके से यूज करना, है ना, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज होए और उसकी शुद्धता बनी रहे, उसमें किसी तरीके से इम्प्योरिटी ना मिले, ठीक है, उसे कोई तरीके से नुकसान ना हो, ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रकृति में जो भी साधन है प्राकृतिक साधन कहलाते हैं। प्रकृति से हम चाहे जल लें, चाहे हम सांस के लिए ऑक्सीजन लें, है ना, भूमि का उपयोग करें, कोयले का उपयोग करें, पेट्रोल का उपयोग करें, ये सारे संसाधन कहलाते हैं और प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, हमने खुद नहीं बनाए, हमें प्रकृति ने दिए हैं, इसलिए ये संसाधन कैसे कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जंगल है, जंगल के जीव जंतु हैं, जल है, भूमि है, कोयला है, पेट्रोल है, सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर इनके स्रोत सीमित है तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है ना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लकड़ियों की भी कमी होने लगी है, कोयले की भी कमी होने लगी है, पानी की भी कमी होने लगी है। ये क्यों है? क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके अनुपात में जो प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं बढ़ सकते, ठीक है, उनकी एक लिमिट है, वो उतने ही रहेंगे, इसलिए इनकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। हम जितना ज़्यादा इनका उपयोग करते जाएंगे, अंधाधुंध उपयोग करते जाएंगे, ज़रूरत है तो भी और नहीं है ज़रूरत तो भी हम उपयोग करते चले जा रहे हैं। जैसे अपन गाड़ी धो रहे हैं तो अननेसेसरी पानी बर्बाद कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं अननेसेसरी पानी बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो हम बर्बाद करते हैं तो ये जो है भविष्य में ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ख़त्म होने की संभावना है उसको कम करना, उनका उचित उपयोग करना, उनका रख रखाव करना, जो पानी हमें है वो पॉल्यूटेड ना हो, जो गैस हमें वायुमंडल जो एनवायरनमेंट है वो हमारा प्रदूषित ना हो, हम उसे यूज कर सकें, इस तरीके के जो हम प्रबंधन करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्या करना है? जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं उनका उचित प्रबंधन करें तथा इनका उपयोग सीमित किया जाए। सीमित का मतलब कम नहीं करना है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना है। ज़रूरत नहीं है तो हमें उपयोग नहीं करना है। जैसे कि कमरे में तो अपन लाइट जलाएंगे और कमरे से बाहर जा रहे तो अपन क्या है? लाइट बंद कर देते, नहीं कि जलने दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन अपने कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय है, एक क्या होता है? नवीकरणीय, ठीक है। एक होता है अनवीकरणीय। जो नवीकरणीय होते हैं वो वायुमंडल में हमें दोबारा प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय उन्हें कहते हैं जो एक बार समाप्त हो गए तो उन्हें हम प्रकृति में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, जो संपदा प्रयुक्त होने के बाद भी भू जैविक रासायनिक चक्र हमें समझाए थे आप लोगों को, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, है ना। तो जो भू जैविक रासायनिक चक्र होते हैं वो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा। जैसे जल अभी गर्मियों के मौसम में कभी कभी घरों में आना बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है तो महीने 15 दिन बाद हमारे घर में ही जो हैंडपम्प सूख गए थे, मोटरें सूख गई थी, उनमें पानी आ जाता है। तो इसे कहते हैं भू जैविक रासायनिक चक्र, ठीक है। तो ये समाप्त होने के बाद कुछ समय बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं पृथ्वी में, जैसे वायु, जल, मृदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनका भी उपयोग नहीं करें, हमें प्राप्त हो रहे तो हम इनका अनुपयोग करते रहें, जितनी हमारी मर्जी हम बर्बाद करें, नहीं, ठीक है। इनका भी हमें प्रबंधन बिल्कुल उचित तरीके से करना है। इसके बाद दूसरा अनवीनीकरण। कुछ पदार्थ उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते और सदैव के लिए समाप्त हो जाते, ऐसे क्या कहलाते? अनवीनीकरण संपदा कहलाती है। जैसे क्या है? खनिज है, कोयला है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये लिमिट मात्रा में ये आज हैं, कुछ सालों बाद ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में अनवीकरणीय पदार्थों के समाप्त होने की दशाएं तो उत्पन्न होती ही हैं जा रही हैं, साथ ही नवीकरणीय युग पदार्थ के चक्र भी पूरे न होने के कारण उनकी उपस्थिति भी असंतुलित हो रही है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक हानि जीव जंतु व पेड़ पौधों की अनेक जातियों को विलुप्त होने से होती है, क्योंकि मनुष्य तो अपने आप को ढाल लेता है एनवायरनमेंट के अनुसार थोड़ा बहुत, लेकिन जो वन्य जीव हैं वो अपने आप को अनुसार से नहीं डाल सकते, तो वो क्या होती जा रही है? उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए भी हमें प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, वो किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए हैं। अगर एक भी तरीके की किस्म या नष्ट हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए सारे मांसाहारी ही ख़त्म हो गए या सारे शाकाहारी ही ख़त्म हो गए, तो एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, वो संतुलन है, जो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में पहला है भूमि संरक्षण आपका। तो भूमि संरक्षण अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना।
क्या कहलाता है, भूमि संरक्षण कहलाता है, या मृदा अपरदन रोकना। ठीक है, मृदा अपरदन आप लोग जानते हैं, अगर जिस भूमि में पेड़ पौधे ना लगे हों, वहाँ पे हवा चलती है, बारिश होती है, तो भूमि की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी तो उस भूमि का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, उसमें पेड़ पौधे नहीं लगा पाएंगे, फसल नहीं लगा पाएंगे, तो हम वैसी जगह पे रहना भी नहीं चाहेंगे। जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे एरिया में कोई नहीं रहता, उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आने की व्यवस्था है। तो हमें जो भूमि का अपरदन उसको भी रोकना चाहिए। उसे कैसे रोक सकते हैं, फसल चक्र लगाकर, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर, ठीक है, सघन फसलों के बोते रहना चाहिए। मृदा के कटाव को क्या करना चाहिए, रोकने के लिए वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। खाद और उर्वरक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाद का उपयोग करें, क्योंकि ज़्यादा खाद उपयोग करने से भी जो प्रकृति अपनी नेचुरल तरीके से खाद बना लेती है, वो क्षमता खो देती है। ढलान वाले क्षेत्रों में क्या हो, सीढ़ीदार अपने जो खेत जल संरक्षण के लिए क्या है, जल संरक्षण में आपको वृक्षारोपण पेड़ पौधों लगाने चाहिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि जो भूमि की जो जल है उसको नीचे ले जाने में मदद करते हैं, जिससे कि भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है। नदी तालाब और झीलों का हमें संरक्षण करना चाहिए। बारिश आने से पहले इनकी सफाई हो जानी चाहिए। इनमें कोई भी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, मल विसर्जन नहीं करना चाहिए। फैक्ट्रियों से निकला हुआ गंदा पदार्थ इसमें नहीं जाने देना चाहिए। जहाँ पे जल ज़्यादा हो वहाँ पे जल भंडारण तालाब माला बनवाना चाहिए। नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ें आती हैं वहाँ पे बांध बनवा देना चाहिए नदियों में। ठीक है, इस तरीके से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद वन संरक्षण है। वनों की उपयोगिता हम सभी को पता है कि वन हमारे लिए कितने हैं। वन से हमें बहुत सारी तरीके की लकड़ियाँ मिलती हैं, इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं, फर्नीचर वाली लकड़ियाँ मिलती हैं, बहुत सी मेडिसिन मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे जानवर हैं जो हमारे लिए लाभदायक है ना। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों के विनाश से भूमि का अपरदन होता है, जल जो बारिश होती है उसका भी क्षरण होता है, बाढ़ आने का खतरा बना रहता है ना। वनों से आवश्यक लकड़ी की पूर्ति के लिए वृक्षों को काटने के साथ साथ नए वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। जब भी हम एक वृक्ष लगाएं उसकी तुलना में 2 या 3 वृक्ष हमें लगाना चाहिए, क्योंकि एक का वृक्ष खराब हो सकते हैं, तो एक वृक्ष तो कम से कम उधर लग ही जाएगा। वनों को आग से बचाना चाहिए, वृक्षों की हानिकारक कीटों की बीमारियों से बचाना चाहिए। इसके बाद है वन प्राणियों का संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मनुष्य जंगली जानवरों के शिकार का आरंभ से ही क्या रहा है, शौकीन रहा है, जिस कारण आज हमने बहुत से जानवरों को विलुप्त कर दिया है अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन उन विलुप्त हो जाने के कारण, उन जानवरों के विलुप्त हो जाने के कारण पर्यावरण संतुलन भी क्या हो गया, बिगड़ गया है। उसने इतना अधिक संख्या में जानवरों का शिकार कर डाला है कि उनकी जातियाँ तक विलुप्त हो गई हैं, ठीक है, अथवा संकटग्रस्त अवस्था में पहुँच गई। उदाहरण, मगरमच्छ की खाल के लिए इनका शिकार किया गया है ना, जिससे बड़ी मछलियों की संख्या बढ़ गई और वे मानव उपयोगी छोटी मछलियों को अधिक मात्रा में खाने लगी। ठीक है, जिससे कि छोटी मछलियाँ जो अपन खाते थे वो अपन को उतनी मात्रा में नहीं मिल रही। सर्पों को उनकी खाल के लिए अथवा अन्य अपना दुश्मन समझकर अत्यधिक संख्या में मार दिया गया, जिससे उनकी संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई, और चूहों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और चूहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से खेतों में अनाजों को क्या हो गया, नुकसान होने लगा, भंडार गृहों को बहुत अधिक हानि होने लगी। इसलिए वन्य जंतुओं का शिकार वर्जित है होना चाहिए। विलुप्तीकरण की क्रिया को कम करने तथा अन्य जंतुओं की सुरक्षा के लिए पार्क तथा चिड़ियाघरों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण संतुलित बना रहे। इसके बाद अनवीनीकरणीय युग पदार्थों का संरक्षण, यानी जो पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उनका संरक्षण भी जरूरी है। प्रकृति में अनवीकरण पदार्थ सीमित मात्रा में है, यदि इनका उपयोग इसी प्रकार होता रहा तो इनके स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इनकी कमी से अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाएंगे, अतः इनका संरक्षण करने के लिए इनके दोहन तथा नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही इनका अन्य स्रोत भी ढूंढे जाने चाहिए। जैसे कि अब जो वाहन चलने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वाले वाहन ज़्यादा यूज किए जाएंगे, जिससे कि पेट्रोल और डीजल पे जो निर्भरता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। वायुमंडलीय संरक्षण, एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन। स्वस्थ वायुमंडल हमारे तथा अन्य जीव जातियों के लिए क्या उपयोगी है, जैसे कि प्रदूषण
आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हम अपने घरों में बैठे हुए, अगर वायुमंडल स्वच्छ होता, हम स्वच्छता के नियमों का पालन कर रहे होते, तो ये वायरस हमारे देश में नहीं आता। और आज हमारे जो देश की जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, घरों की भी और इस देश की भी, वो नहीं होती है ना। तो हम अगर वायुमंडल को स्वच्छ रखेंगे तो हम बहुत सारी आपदाओं से बच जाएंगे। वायु प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण है, अगर इनको कंट्रोल कर लेंगे तो हम बहुत सारी आपदाओं से, आने वाली आपदाओं से बच सकते हैं, क्योंकि स्वच्छ वायुमंडल से ही हमें सांस लेने में के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अतः हमें वायु प्रदूषण करने से बचना चाहिए। वायु प्रदूषण या किसी भी तरीके के प्रदूषण से हमें बचना चाहिए।